नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कल से आरओ एआरओ यूपीएससी सीडीएस एनडीए सीएपीएफ और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए पॉलिटी की लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं आज लेके आया हूं आपके लिए पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा का पूरा 1947 तक कैसे कैसे बैकग्राउंड में डेवलपमेंट हुए और जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम 1947 में बनना 1946 में बनना स्टार्ट हुआ और फिर आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और फाइनली 1950 26 जनवरी को ये लागू हो गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, क्योंकि अभी नया नया बना हुआ है, और लाइक कीजिएगा और अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, ये जैसे कि मैंने बताया यूज़फुल होगा एग्जाम के लिए, जैसे आपका एनडीए, सीडीएस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम लाइक यूपीपीएससी, आरओ एआरओ, यूपी सब इंस्पेक्टर, क्योंकि इसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी अच्छा पार्ट आता है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ आपका एसएससी सीजीएल और सीपीओ में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करने से पहले सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता, एक रिटिन और कब कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में एक नॉन रिटिन बुक टाइप डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उस देश की गवर्नमेंट और उस देश के सिटीजन काम करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, कोई कभी आपसे पूछ ले तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। देखिए जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो किसी भी देश की कंट्री, किसी भी देश की सरकार या लोग उस एक सुप्रीम बुक को फॉलो करते हुए अपने जीवन में कार्य करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे उस देश के सिटीजन हो। ठीक है, अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी वो हुई कहाँ से थी। देखिए, हमारे देश पे लगभग लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। अभी मैं इससे पहले की आपको कहानी बताता हूँ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, क्यों किस डर से जो अंग्रेज है वो इसको लेके आए थे। ठीक है, अब आए क्यों थे, क्योंकि देखो उस टाइम 1760s का टाइम था। अब अमेरिका पे भी क्या था, अंग्रेजों का राज था, और अमेरिका जब आज़ाद हो गया तो उनके हाथ से, यूरोपियंस के हाथ से, पर्टिकुलरली यूके के हाथ से अमेरिका जैसी कॉलोनी चली गई जो उनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू देती थी। वेस्ट में वो कंट्री थी और यूके की ईस्ट में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देने वाली कॉलोनी थी आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया। ठीक है, अब इसमें ऐसा हुआ क्या, देखिए 1600 में कंपनी आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी। अब इस टाइम तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारे अपने यहाँ पर जो काम है वो फैला लिया था और काफ़ी सारी अपनी मनमानी कर रही थी। तो डेट इज़ वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती है कि कुछ ना कुछ इन पे लगाम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज अमेरिका की तरह ये भी कॉलोनी हमारे हाथ से जा सकती है। ठीक है, तो पहला एक स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कंपनी को रूल्स एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अफेयर्स को कंट्रोल करने का। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, ये पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए आया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देखिए क्या। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाया गया। ठीक है, आप बताएंगे कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, कमेंट करके। ठीक है, उस गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें 4 मेंबर थे। ठीक है, अब कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी तक इमर्ज होके नहीं आई थी, केवल यही 4 लोग कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जो उस टाइम पे अंग्रेजों की 3 प्रोविंस थे, जहां पे 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस माने जाते थे, कलकत्ता के अलावा मद्रास और आपका बॉम्बे, इनकी थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो कलकत्ता वाले गवर्नर के हाथ में दे दी गई थी। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट आया जो फोर्ट विलियम में स्टैब्लिश होना था। ठीक है, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी के लोग थे वो प्राइवेट ट्रेड में जो उनका क्या कहते हैं भाग था वो कम कर दिया। ठीक है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बॉडी आई। ठीक है, वो भी एक तरह से गवर्निंग बॉडी ही थी।
ठीक है। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, बहुत एक्ट्स आते हैं, इवन 1935 तक एक्ट आते हैं, जिस इन सब के एक्ट के बेस पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनसे प्रभावित हुआ और कुछ कुछ चीजें इसमें ली। ठीक है। नेक्स्ट एक्ट आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, ठीक है, और क्यों आया था। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, जो पिछले वाले एक्ट में आया था, उसकी साथ साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर्स पे भी इसके कंट्रोल करने लगा था। अभी कंपनी के सारे अफेयर्स पे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो 1773 के एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी, उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, अच्छा और करने के लिए एक्ट लेके आया गया था। ठीक है, इसने कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन में डिफरेंशिएट किया। उसके बाद आपका ऐसे तो 1793 का भी एक्ट आता है। ठीक है, उसमें अब इन एक्ट में क्या होता है ना, कंपनी की मोनोपोली 15-15 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। अब फाइनली जब 19th सेंचुरी के शुरू तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गया था, पूरा हो गया था, तो वहां के कुछ बिजनेसमैन थे, वो भी वहां की गवर्नमेंट से इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मांग रहे थे, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, यहाँ पे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर सकती थी। बट अभी क्या हुआ था, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा हो गया था, और अभी ये इंडिया में भी ट्रेड करने की परमिशन मांग रहे, क्योंकि भाई अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा हो गया, इनको चाहिए मार्केट। ठीक है, और मार्केट कहां पे मिलेगी इनको, इंडिया में। अच्छे अच्छे लोग थे। अब इसीलिए एक एक्ट लेके आए 1813 का एक्ट। इसमें कंपनी की जो मोनोपोली है वो इंडिया पे खत्म तो कर दी गई, बट केवल दो चीज को छोड़ के। ठीक है, चाय और चाइना, कि केवल चाइना और चाय में ट्रेड अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। इसमें कुछ और प्रोविजन थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको अलाउ कर दिया गया था इंडिया में इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और जो आपका पहली बार कंपनी को जब लगा कि इंडिया में एजुकेशन का स्प्रेड चाहिए, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ने लगा था इंडिया में, और वो चाह रहे थे कि कुछ लोकल लोग चाहिए जो सस्ते पैसे पे, सस्ती तनख्वाह पे हमारे यहाँ काम कर सके, तो इसलिए 1 लाख रुपए इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए लाया गया। बट ऐसा हुआ कभी यह 1 लाख रुपया खर्च नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद 1833 का एक्ट आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। अब इसमें क्या हुआ, देखो, गवर्नर जनरल जो बंगाल था 1773 के एक्ट में, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया गया। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल इंडिया कौन था आपका, विलियम बेंटिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, जैसे कोई से भी एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन भी रखे हुए आ जाते हैं, और हम उसे जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, और पहला वाइसरॉय कौन था, लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर 1858 कौन था, लास्ट वाइसरॉय कौन था। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनल सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब क्या था, अभी तो 1773 में थोड़ी थोड़ी पावर दी गई थी, बट वो अब सारी पावर किसके अंडर आ गई थी, कलकत्ता वाले गवर्नर जनरल और इंडिया के गवर्नर जनरल के अंडर। ठीक है, देखिए, बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया एज एक्ट ऑल्सो टुक अवे द पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस। ठीक है, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो चाय और चाइना के पास उनकी मोनोपोली बची थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब वो भी प्योरली तरीके से खत्म कर दी गई। अब सबको हर फील्ड में ट्रेड करने की अनुमति मिल गई, और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट फिर आते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, 1833 के बाद इंडिया में भी रेनेसा की शुरुआत हो जाएगी, जैसे राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, ये बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं ये उठने लगेंगे, और सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाएगी। अब जैसे जैसे इंडियंस में एडमिनिस्ट्रेशन की जो जागृत हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग के लिए एक जो जागृति हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग ही अब ब्रिटिश सरकार भी क्या एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करेगी नेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया। ठीक है, अब इसमें पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके, गवर्नर जनरल काउंसिल के अलग कर दिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछते हैं कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच एक्ट। ठीक है, अब धीरे धीरे अभी क्या होता है, 1853 के बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल, सॉरी, वाइसरॉय कौन है, अभी वाइसरॉय नहीं है, अभी गवर्नर जनरल ही है। ठीक है, वाइसरॉय आएगा 1858 के बाद। इस एक्ट के बाद क्या हो रहा था यहीं पे, कि बैकग्राउंड में जो आपका लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, उसकी एक पॉलिसी आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की।
उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टेट्स और क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने कब्जा लिया था, जैसे झांसी हुआ, सतारा, जैतपुर, संबलपुर। और बाद में जो अवध 1856 में, आपका 1856 में अवध भी कब्जा लिया गया था। ठीक है, अवध कब्जा लिया गया मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। तो अब क्या हो रहा था, इंडिया में एक जागृति आ रही थी अंग्रेजों के रूल के प्रति कि अब हमें आजादी चाहिए। अब इसी टाइम क्या हुआ था, मिलिट्री में भी काफी सारे रिवोल्ट होने लगे थे। जैसे आपको पता होगा, उन्होंने एक ऐसी जो मस्कट है, एक ऐसा इंट्रोड्यूस किया था जिसको छीलना पड़ता था, और उसको छीलने के लिए उसमें मुंह पे लगाना पड़ता था, और उसमें दोनों ही क्या कहते हैं, काऊ और पिग का दोनों का फैट था। और अब रिलीजियस सेंटिमेंट लोगों के जो मिलिट्री में थे वो आहत होने लगे, इसीलिए मिलिट्री में भी रिवोल्ट होने लगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर में म्यूटनी की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आपका 1857 का रिवोल्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट होने के बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं, और जो इनकी पहली पॉलिसीज थी वो बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि ये पहले इंडिया के सोशल रिलीजियस एरियाज में इंटरफेयर कर रहे थे, अब ये इंटरफेयर करना बंद कर देंगे। ठीक है, अभी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रूल्स और रेगुलेशन लेके आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके आएंगे ये। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस एक्ट को जो है ये बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ध्यान रखना एक फैक्ट, यहीं पे ही इस एक्ट को सुनाने के लिए, डिक्टेट करने के लिए, एक दिन के लिए इंडिया की राजधानी इलाहाबाद बनी थी। ये एक्ट इंडिया के इलाहाबाद में डिक्टेट किया गया था, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, डायरेक्टली जो कंपनी का रूल था अब वो खत्म हो गया। अब जो पूरा का पूरा इंडिया किसके अंडर आ गया, क्राउन के अंडर आ गया। अब ब्रिटिश इसको डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन जो पावर अपनी एक्सरसाइज करता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखिए, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक वायसरॉय से अलग पोजीशन थी। ठीक है, ये क्या करता है, एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, जो ब्रिटेन में ही बैठ के इंडिया के अफेयर्स को देखता था, और इन सब चीजों को किसको रिपोर्ट करता था, क्राउन को रिपोर्ट करता था। ठीक है, इसकी जो काउंसिल थी इसमें 15 मेंबर थे। देखिए ये दे रखा नीचे, इसकी काउंसिल में 15 मेंबर थे, और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करता था थ्रो वायसरॉय। अब वायसरॉय से ऊपर भी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। वायसरॉय रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि इंग्लैंड में बैठता था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो किसको रिपोर्ट करता था, ब्रिटेन क्राउन को। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो वायसरॉय में चेंज हो गई। लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वायसरॉय थे, और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए ध्यान रखने का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया था 1773 के एक्ट में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था 1784 के एक्ट में। अब ये दोनों अबोलिश कर दिए गए। ठीक है, तो ये था आपका 1858 का एक्ट। अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट आएंगे। अब क्यों इंपॉर्टेंट एक्ट आएंगे, देखिए अभी 1892 का एक्ट जो आया है, इससे पहले 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था। अब कांग्रेस का अगर गठन हो चुका है, तो कांग्रेस में पॉलिटिकल थिंग्स को लेकर एक अवेयरनेस आई। वे चाहते थे कि जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाया जाए। तो दैट इज व्हाई देयर आर सम मेजर ब्रिंग बाय द ब्रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 1892 काउंसिल एक्ट। ठीक है, देखिए इसमें एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक नमूना आ गया। हुआ कुछ नहीं, इलेक्शन का एक एग्जाम्पल इसमें मिलता है 1892 के एक्ट में, और इसमें ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका साइज जो है वो बड़ा कर देते हैं, और कुछ इंडियंस को इसमें क्या कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जो कि आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं माना जाता है, जो कम्युनल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इसके लिए, ये एक्ट इसके लिए एक तरह से जिम्मेदार है। ठीक है, इस एक्ट को बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्यों बोलते हैं, देखिए मॉर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और मिंटो उस टाइम पे वाइसरॉय था। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल का आ गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट। ठीक है, इस चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका नेम चेंज करके इसने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स की संख्या थी वो 60 कर दी 16 से। ठीक है, धीरे धीरे 1892 से शुरू होंगे और धीरे धीरे मेंबरशिप इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी में ही पहली बार देखो, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स
बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी क्या होगा, देखिए अभी पीछे 1905 में स्वराज मूवमेंट चल रहा होगा, ठीक है। स्वराज मूवमेंट को हल्का करने के लिए ब्रिटिश एक पॉलिसी अपनाएंगे डिवाइड एंड रूल की, ठीक है। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो 1857 से ही अपना रहे थे, क्योंकि जब उसने कांग्रेस के खिलाफ में सर सैयद अहमद खान और इन सब लोगों को सपोर्ट किया था, और सैयद अहमद खान ने एक कांग्रेस के खिलाफ ही यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी, तो वहीं से वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है अपना रहे थे। बट अभी क्या हुआ, 1905 में बैकग्राउंड में बंगाल में स्वराज मूवमेंट चल रहा है, और इधर स्वराज मूवमेंट को कम करने के लिए, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को कम करने के लिए, इधर जो ब्रिटिश सरकार है वो मुस्लिम्स, जो उस टाइम का आज का जो बांग्लादेश है उस टाइम का बंगाल हुआ करता था, ईस्ट बंगाल, उसके मुस्लिम्स को एक कहेगी कि आप एक काम कीजिए, एक सेपरेशन ले लीजिए और इसके खिलाफ रहिए, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे, जो क्या बोलते हैं उस टाइम पे जो हाई कास्ट के मुस्लिम्स थे वो कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। बहुत सारी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसमें, तो दैट इज वाई दे फॉर्म द मुस्लिम लीग in 1906 and they British given accepted the demand of separate electorate। अब separate electorate क्या होगा कि जो भी मुस्लिम्स बहुल इलाका होगा उसमें कोई भी मुस्लिम्स कैंडिडेट उठेगा और उस मुस्लिम कैंडिडेट के लिए केवल ही केवल मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट भी धीरे धीरे करके बढ़ेगा और 1935 तक बढ़ेगा, क्योंकि 1932 में पूना पैक्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग जब ब्रिटिश सरकार बोल रही थी साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे कि हम SC STs के लिए भी, जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाएंगे, बट गांधी जी ने उसका विरोध किया और 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्वेशन दिया गया सीट्स को SC ST को, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर आया जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक लो मेंबर की तरह इनको वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्वॉल्व किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब धीरे धीरे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है इंडिया में 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ये भी इसके आने के पीछे भी कई कारण थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, वो सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। ये भी एक तरह से कैरेट एंड स्टिक्स पॉलिसी का एक पार्ट है, ठीक है। और पीछे भी कैरेट एंड स्टिक्स पॉलिसी का ही पार्ट था कि कुछ लोगों को कैरेट के तौर पर 1909 का एक्ट दिया गया और स्टिक के तौर पर कुछ लोगों को मांडले जेल भेज दिया गया जो स्वराज मूवमेंट का समर्थन कर रहे थे, जैसे तिलक महाराज, ठीक है। अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई यहाँ पे, इसको बोलते हैं सबसे पहले मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ध्यान रखना, ये नाम से भी पूछ लेते हैं कभी कभार, ये मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था, कौन सा एक्ट था, क्या नाम था। अब इसमें क्या था कि इंडिया में सेंट्रल सब्जेक्ट जो स्टेट सॉरी कंट्री के होंगे, और जो प्रोविंस मतलब स्टेट के सब्जेक्ट वो अलग अलग हो गए पहली बार, ठीक है। तो सेंट्रल सब्जेक्ट वर डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम प्रोविंशियल सब्जेक्ट। एक स्कीम डुअल गवर्नमेंट्स की स्कीम निकल के आई इसमें, जिसमें डायर की जो है इंट्रोड्यूस की गई प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। यहां ध्यान रखना, जो प्रोविंस के सब्जेक्ट थे उसमें डायर की डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई है, ना कि सेंट्रल में, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें दो तरह के जो सिस्टम था वो हुआ करता था डायर की में, कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो दो पार्ट में डिवाइड हुए, एक तो ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट क्या थे, वो उनके लिए गवर्नर किसी के रेस्पॉन्सिबल नहीं था, गवर्नर का उन पे पूरा का पूरा अधिकार था, वो कैसे भी करके उनको चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, जैसे पंचायत वगैरह हुआ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, ठीक है, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। अब इन पे भी गवर्नर की वीटो पावर थी, बट समटाइम्स गवर्नर इनको करता था अपनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके सहारे से, ठीक है। अब इसी एक्ट में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट हुए इंडिया में। ध्यान रखना, 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, उसके बाद क्यों हुआ था, क्योंकि चोरा चोरी कांड हुआ था और गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस, तो डेट इज वाई नॉन वायलेंस मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, अभी यहाँ पे इलेक्शन जो डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो कांग्रेस में ही एक सेक्शन उभर के आ रहा था, इसका नाम था स्वराज पार्टी, और वो स्वराज पार्टी ही इलेक्शंस लड़ी और काफी सारा अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया उसने। तो डेट इज वाई पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन आपके 1919 एक्ट के में हुआ। देखिए 1909 से एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसमें 1909 के एक्ट में एक मेंबर था, अब यहाँ पे तीन एग्जीक्यूटिव मेंबर, किसके, वाइसरॉय, तीन मेंबर ऑफ इंडिया वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इसमें ऐड कर लिए गए, ठीक है।
इसी के अकॉर्डिंग आपका एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना, ध्यान रखना, यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह, ये इसी के एक्ट में बना। 1926 में, सॉरी 24 में एक ली कमीशन बैठी थी। कौन सी कमीशन? ली कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशन पे आपका 1926 में क्या बना? पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज यूपीएससी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी मच इंपोर्टेंट एक्ट निकल के आता है। देखिए, इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? इसके बैकग्राउंड में 1927 में साइमन कमीशन आई थी 1919 एक्ट को एक तरह से रिव्यू करने के लिए, और उसमें बताने के लिए कि इसमें क्या कमियां हैं। तो उसने रिकमेंडेशन दी साइमन कमीशन ने, और साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। उसके बाद ये 1935 एक्ट पूरा का पूरा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस एक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स क्या क्या है? ये एक्ट जो है ऑल इंडिया फेडरेशन का एक गठन करता है। ठीक है, इसमें प्रोविंस होंगे, प्रिंसली स्टेट होंगे, और बट ये क्या हुआ, ये फेडरेशन कभी फोर्स में नहीं आई। ठीक है, ये फेडरेशन कभी फोर्स में नहीं आई। और दूसरी चीज, इसमें 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई। एक तो सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, जिसमें आपके सेंटर के काम होंगे, एक फेडरल लिस्ट जिसमें दोनों के कॉमन होंगे, एक प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें केवल प्रोविंस के सब्जेक्ट होंगे, जो आज आपके शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट है ना, स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट, वो यहीं से ही निकल के आई है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कितने उसमें उस टाइम पे आइटम्स थे, वो तो आज भी याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट रेजिडरी पावर अकॉर्डिंग टू 1935 अभी भी किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। अब ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको 1919 के एक्ट में डायरकी जो है वो प्रोविंस में आई थी, बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग डायरकी इसमें खत्म कर दी गई, किसमें? प्रोविंसेस में। अब ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे डायरकी का अडॉप्शन हुआ कहाँ पे? सेंटर में। अब सेंटर में रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट आ गए, मान ला। ठीक है, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट आ गए। और एक अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका ये है कि देखिए, जो 1919 का एक्ट था उसमें बाइकैमरिज्म, मतलब 2 हाउस, जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है, वो तो 1919 के एक्ट में सेंटर में इंट्रोड्यूस किए गए थे। बट अभी इस वाले एक्ट में 1935 के एक्ट में ये चीज 2 हाउस, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अभी ये प्रोविंस में भी इंट्रोड्यूस किए गए। ध्यान रखना, देखो रिवाइज कराता हूं। 1919 के एक्ट में डायरकी प्रोविंस में आई, बाइकैमरिज्म सेंटर में आया। 1935 के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग, जो डायरकी है वो सेंटर में आई, और जो बाइकैमरिज्म है वो किस में आया? प्रोविंसेस में। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो उस टाइम पे 11 प्रोविंस थे, उनमें से 6 में ये इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, और उस टाइम 6 प्रोविजन इंपोर्टेंट थे। प्रोविंस जो इंपोर्टेंट थे वो आसाम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड आज का उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसने एक्ट ने एक फेडरल कोर्ट की को बनाने के लिए भी एक प्रोविजन था इसमें, और यही एक्ट है जिससे लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। चलिए चलते हैं आगे। अब इसके बाद डायरेक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। ये डिक्लेयर करता है इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, 2 डोमिनियन की शुरुआत करता है। 2 डोमिनियन स्टेट की, कौन कौन से? इंडिया एंड पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान, खत्म हो चुका पाकिस्तान, तबाह हो चुका पाकिस्तान, ये था ये पाकिस्तान। तो 2 चीज थी। यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन किया गया, जो कि रेस्पॉन्सिबल थी बोथ सेंटर एंड प्रोविंस के लिए। ठीक है, अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ एज द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्मल हेड उनको बनाया गया। इट असाइंड द डुअल फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर्ड द डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑफ अ सोवरेन बॉडी। उस टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, वही डोमिनियन स्टेटस उसको एक सोवरेन बॉडी के तौर पे लगा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कुछ पॉइंट याद करिए। ठीक है, इसमें क्या है? लॉज मेड बिफोर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वर कॉल्ड रेगुलेशन, और उसके बाद जो बनाए गए उनको बोलते हैं एक्ट्स। बट देखो, एक्ट्स और रेगुलेशन, रेगुलेशन इज जस्ट लाइक अ कि आप पे रेगुलेट करते हैं, हम आपके रोकथाम करते हैं। एक्ट्स इज लाइक अ लॉ, कि अब ये लॉ बन चुका है, इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना है। ठीक है, एक पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, जैसे आपका आज मिनिस्ट्री वाइज सिस्टम आता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, आपका होम मिनिस्ट्री। ये पोर्टफोलियो सिस्टम आपका 1867 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो एक लॉर्ड मायो थे गवर्नर जनरल, सॉरी वाइसरॉय उस टाइम के, वो एक रिजोल्यूशन लेकर आए थे सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में। ध्यान रखना,
फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बोलते हैं लॉर्ड रिपन को, बट जो रिजोल्यूशन लेके आया था वो लॉर्ड मायो लेके आए थे। ठीक है, ये देखिए 1882 लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन हैज हेल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। जो आज के पंचायती राज दिखते हैं आपको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शहरों में देखने के लिए मिलते हैं, इसके जो पिताजी है उनको किसको बोला जाता है, आपका लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। कुछ इंपोर्टेंट और फैक्ट जैसे कि 1924 में जो बजट आया था उसमें रेलवे बजट और जनरल बजट एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पे अलग कर दिए गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फ्रॉम 1773 टू 1858 ब्रिटिश ट्राइड फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए 1773 से कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था 1883 पे, ये सेंट्रलाइजेशन चलता रहा था धीरे धीरे 1858 तक, जब तक 1857 की क्रांति नहीं हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तो याद पढ़ लेना, इनको कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली थी, बाद में राज्यसभा और लोकसभा में ये तब्दील हो गई। और ये ध्यान रखना, राज्यसभा और लोकसभा जो हिंदी नाम है वो 1952 में अडॉप्ट किए गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैंने सब आपको हिस्ट्री में बैकग्राउंड बता चुका हूं। अब कुछ फैक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, देखिए छाप लो, दिमाग में आ जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ फैक्ट इसके बारे में देखते हैं। फैक्ट क्या है, देखिए नाइदर प्रिंटेड नॉर टाइप्ड, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारा कोई प्रिंट करके निकाल दिया, नहीं, ये लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हाथ से लिखा गया है, हस्तलिखित है, कैलीग्राफरों ने बनाया है इसको। ठीक है, ओरिजिनली रिटन इन इटैलिक स्टाइल विद कैलीग्राफी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बाय प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया हिंदी में, इटैलिक स्टाइल में लिखा गया इंग्लिश में, ध्यान रखना। ठीक है, ईच पेज, अब पेज का भी डेकोरेशन हुआ है, देखो शांति निकेतन के द्वारा, शांति निकेतन आर्ट के लिए फेमस होते हैं ये। ठीक है, अभी जो ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपीड हैं वो हिलियम से एक भरा हुआ केस है, इंडियन पार्लियामेंट में इसकी रखी गई है। अब नेक्स्ट, चीफ आर्किटेक्ट एंड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ आर्किटेक्ट एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, बी आर अंबेडकर जी को। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो टोटल मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, बिफोर पार्टीशन 389 थे, क्योंकि पार्टीशन हो गया था 1947 में। पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग जो थी उसके मेंबर चले गए यहां से, और आपके मेंबर्स कितने बने, 299। ठीक है, 284 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया जिस दिन ये बना था, टोटल बन के आया था। पूरे के पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल थे, अब लगभग 450 आर्टिकल के करीब है, ध्यान रखना इसमें। इसकी जो कॉस्ट आई थी वो एस्टिमेटेड 6.5 करोड़ के आसपास आई थी, और अभी तक इसमें 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई क्यों बनाते हैं हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बनाया हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 9 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, जिस दिन जो टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया था, क्योंकि भाई वो सबसे बुजुर्ग और सबसे सीनियर व्यक्ति थे उस टाइम पे, तो एक रेस्पेक्ट देने के लिए उनको बना दिया गया। फिर 11 दिसंबर को उनको हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। अभी 13 दिसंबर को नेहरू जी अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं कि भाई हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे संविधान में किस किस को राइट मिले हैं। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए सबसे पहले ये प्रोवाइड कराएगा जस्टिस। जस्टिस किसकी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। भाई सोशल सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, और पॉलिटिकल सेंस में जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, और इकोनॉमिक सेंस में भी ये जस्टिस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ऑल पावर ड्राइव फ्रॉम पीपल, कि भाई सारी की सारी पावर जो है वो इंसान, जो इंडियन सिटीजन है उनके हाथ में है। जनता चाहे तो 5 साल बाद सबको सबक सिखा सकती है। ठीक है, सारी की सारी पावर किसके हाथ में है, वो पीपल्स के हाथ में है। इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन इंडिया होगा, भाई हम किसी के बाप की नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। इंडिया अपनी मर्जी का मालिक है, अपने अफेयर्स खुद देख सकता है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी जैसे अमेरिका बोलता है, ठीक है, कि हम आपको कश्मीर इशू पे मीडिएशन करा देंगे, भाई क्यों करा दोगे, हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम अपने मामले खुद सुलझाने में सक्षम है, हम सॉवरेन है, हम किसी के बाप की नहीं सुनते। ठीक है, तो वी आर द independent country and we can
मेक अवर अफेयर्स ऑन सोल्यूबल। ठीक है, हम अपने जो अफेयर्स है वो खुद सोल्व कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है सोवरेन। ठीक है, हम जो पीस एंड वेलफेयर प्रमोट करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, पीस और वेलफेयर प्रमोट करेंगे, जो आपका डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 58 है। ठीक है, वो इंटरनेशनल पीस को एनहेंस करता है, इंटरनेशनल पीस को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी, ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड क्लास। बहुत सारे प्रोविजन आपने देखे होंगे कि भाई माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है हमारे यहाँ 29 और 30। ठीक है, हम माइनॉरिटीज का सेफ गार्ड करेंगे, ट्राइबल्स के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हम फ्रीडम ऑफ थॉट देंगे, भाई आओ जो कुछ जिसको बोलना है अपने बोलो, सामने रखो अपने विचार। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हम ये सब देंगे आपको। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इसके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई हम कब से मांग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अंग्रेजों ने सुनी कब हमारी, कम से कम 20 साल हो गए हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मांगते हुए। देखिए 1924 में पहली बार स्वराज पार्टी का आइडिया था ये कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। फिर 1935 में एक एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखी। फिर 1935 में आईएनसी ने ऑफिशियल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1938 में फिर नेहरू जी ने ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया की डिमांड करी बनाने के लिए। फाइनली अंग्रेजों के कान में बात पड़ी अगस्त ऑफर में। अब ये बात भी क्यों पड़ी थी इनके कान में, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं था इंडिया की बात सुनने के लिए, क्योंकि अभी 1939 का टाइम चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। ब्रिटेन चाहता था इंडिया की सपोर्ट और इंडियंस नहीं चाहते थे ब्रिटेन को सपोर्ट करना। क्यों? क्योंकि 1914 में जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इंडिया ने सपोर्ट किया था कि भाई हाँ हम इनको सपोर्ट कर देते हैं, ये हमको अपना इंडिपेंडेंस दे देंगे। बट अंग्रेजों ने तो धोखा किया। अभी क्या था 1939 में, अभी यंग लीडरशिप इमर्ज होकर आ रही थी जिनके रेडिकल थॉट्स थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा नहीं भाई अब की बार नहीं मानेंगे, पहले तो तुम धोखा दे चुके हो, अब की बार तो पहले ये शर्त माननी पड़ेगी और तब जाके हम आपका साथ देंगे। तो अंग्रेज क्या लेके आते हैं, देखो ठीक है अब अगस्त ऑफर लेके आते हैं कि अब हम आपको ऑफर देते हैं, अगस्त में हम ये ऑफर लेके आए हैं तो इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोलते हैं कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे देंगे, बट देंगे वार के बाद। अभी फिर इंडियंस के कान खड़े हो गए कि ये तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं। इंडियंस ने साफ मना कर दिया और इसके एवज में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी भी इंडियंस ने साथ नहीं दिया। अभी फिर इधर से अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा है ब्रिटेन पे कि भाई इंडियंस का सपोर्ट लो। फिर ये क्रिप्स मिशन लेके आते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन लेके आते हैं, क्रिप्स मिशन में फिर वही चीज कि भाई हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देंगे। पर वार के बाद गांधी जी भी अब इंडियंस के रेडिकल लोगों के साथ, जो अच्छे मतलब जो विचारों के साथ थे, वो खड़े हो गए कि नहीं भाई हमें अभी चाहिए सब कुछ, वार से पहले ही तुरंत ऑन द स्पॉट। और ब्रिटिश ने ये नहीं माना और ब्रिटेन के खिलाफ अब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा क्योंकि क्रिप्स मिशन भी फेलियर हो गया था। ठीक है, फिर फाइनली आपका 1946 में जब वार वगैरह खत्म हो गया, ब्रिटेन खत्म हो गया बिल्कुल, तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसके कुछ मेंबर्स थे इंपोर्टेंट, कभी कभी पूछ लेते हैं। एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए एक प्लान लेके आते हैं, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। और अभी यहाँ पे डिमांड चल रही थी कि हमें 2 स्टेट चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया। अभी इधर से पार्टीशन की जो मांग थी वो तेज हो गई थी, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिशन प्लान ने जो सेकंड असेंबली थी उसकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। पूछ लेते हैं कभी कभी कि कॉन्स्टिट्यूशन मिशन जो कैबिनेट मिशन था, क्या उसने 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने आदमी औरत थे साहिब। ठीक है, सबसे पहले हमारे गांधी जी इसका पार्ट नहीं थे। मैंने आपको बताया बिफोर इंडिपेंडेंस 89 में, सॉरी बिफोर पार्टीशन 389 मेंबर थे। जाने के बाद इसमें जो ब्रिटिश इंडिया से आए थे वो 296 आए थे, रेस्ट 93 प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजाओं के स्टेट हुआ करते थे उसमें आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने के बाद आपके 289 मेंबर बने, फाइनली 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया। इनमें से कितनी वुमेन्स थी? 15। पूछ लेते हैं कभी कभी फैक्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितनी वुमेन्स थी। इसमें सबसे ज्यादा 208 कांग्रेस के मेंबर थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और बाकी 15 इंडिपेंडेंट के थे। ठीक है, 292 गवर्नर प्रोविंस से आते थे उस टाइम पे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से
आते थे। देखिए उस टाइम पे दो तरह के स्टेट हुआ करते थे, एक ब्रिटिश इंडिया, एक प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया से 296 मेंबर थे, जिसमें से 292 गवर्नर प्रोविंस थे और 4 कमिश्नर, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आते, जो जिसमें दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान थे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमेटीज बनी कि भाई इस कमेटीज को ये काम दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी और उनके इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, जैसे अगर हम कमेटीज की बात करें तो एक यूनियन पावर कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, पहली वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यों का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई थी, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कभी कभी पूछ लेते हैं स्टीयरिंग कमेटी का हेड राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी का तो आपको पता ही है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इधर स्टेट कमेटी, ध्यान रखना यह कंफ्यूजन होता है, स्टेट कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू और स्टेट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि चेयरमैन 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, बाद में राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, ध्यान रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसके वाइस प्रेसिडेंट दो थे, एक तो एस.सी. मुखर्जी, एक वी.टी. कृष्णमाचारी। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सिंबल था उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया एलिफेंट, क्योंकि ज्यादा बड़ी थी, वर्ल्ड में सबसे बड़ी थी। ये भी आपको मैंने बता दिया, प्रेम बिहारी रायजादा कौन था इसका कैलीग्राफर, और नंदलाल बोस ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर से सजाया। ठीक है, अब इंपोर्टेंट कमेटी है इनमें ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी याद करने जरूरी हैं। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं। ठीक है, हम चेयरमैन हैं इसके, हमसे मिलवाकर 7 मेंबर थे, 8 मेंबर थे, ये इनसे मिलते थे आकर, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है, इसके पास 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कि सही है कि नहीं है। एक तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर जी, के.एम. मुंशी जी, मोहम्मद सदाउल्ला, बी.एल. मित्तल, डी.पी. खेता। ठीक है, इनमें से 2 मेंबर की डेथ भी हो गई थी, उनको फिर रिप्लेस किया गया था, देख लेना कौन है वो। और ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ध्यान से निकाल लेना, एलिमिनेशन में काम आएंगे ये, यहाँ पे एलिमिनेशन काम करेगा, आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका अडॉप्ट किया गया, आपका ध्यान रखना अडॉप्ट किया गया, अभी लागू नहीं हुआ, अभी केवल अपनाया गया, लागू नहीं हुआ। ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। उस समय इसमें एक तो प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल था। ठीक है, अब जनवरी 26 इसको एनेक्ट करने की डेट रखी गई। क्यों? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा कि 1930 में जब लाहौर सेशन हो रहा था उसमें पूर्ण स्वराज डे घोषित किया था किसको, 26 जनवरी को, और रावी नदी के किनारे इन्होंने झंडा फहरा दिया था, इसलिए 26 जनवरी इसको लागू करने की डेट रखी गई। ठीक है, प्रियम्बल एनेक्ट कब हुआ, जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन गया था, उसकी फिलॉसफी को बताने के लिए। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको देख लीजिएगा, आप आंसर करिएगा। अगर देखिए जैसे इसका आंसर दिया गया है, इन द फेडरेशन established by the governor of India Act, रेजिडरी पावर, सिंपल सा क्वेश्चन, रेजिडरी पावर किसके साथ थी, गवर्नर जनरल के साथ थी, मैंने बताया आपको। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेट लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट और आपकी जो यूनियन लिस्ट वो किसमें आई थी, 3 लिस्ट आई थी ना उसमें 1935 के एक्ट में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन से आ जाते हैं। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन देखिए, जो मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड प्रपोजल था वो किससे रिलेटेड था भाई, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से था। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, ये किसने क्या डिफाइन करता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव, बिल्कुल भी नहीं। द जुडिक्शन ऑफ सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैंने बताया था ना, एक बाइकैमलिज्म सेंटर में आया था, दायर की प्रोविंस में आया था, डिफरेंट डिफरेंट हो गया था, अलग अलग हो गया था, पहला ही पॉइंट आपको बताया था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ फीचर्स बता रखे हैं इसमें, देख लेना, आंसर दिया हुआ है इसमें, और इसमें भी आंसर दिया गया है। ठीक है, इसमें भी आंसर दिया गया है, इजी क्वेश्चन है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर, इसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, क्या क्या बना, कैसे कैसे बना, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले पार्ट से शुरू करूंगा और कुछ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, थैंक यू।